अस्सलाम वालेकुम। मार्च 2023 की बात है। पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल उमूर से मुलाकात हुई तो अपने मुल्क के बारे में बताते हुए कहने लगे, हम 2047 तक एक मुकम्मल तरक्की याफ्ता मईशत बनना चाहते हैं। इसके लिए हमने अपनी यूनिवर्सिटियों में अमली और इतलाक़ी तहक़ीक़ का आगाज़ कर दिया है। मुआशी सरगर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेज़ी बनाने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत मुआशी तरक्की में हिस्सादारी की बजाय ख़ुद को पॉलिसी की तश्कील तक महदूद रखने के रास्ते पर चल रही है। जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके लहजे में ख़ास हिंदुस्तानी आजिज़ी तो थी, मगर एक ऐसा एतमाद भी झलक रहा था जो किसी भी ऐसी कौम के फ़र्द में होता है जिसे अपने रोशन मुस्तक़बिल का यकीन हो। बैरून मुल्क आते जाते जब कभी बांग्लादेश के किसी शहरी से मुलाकात होती है तो उनकी खुद एतमादी भी दीदनी है। उन्हें अपने मुल्क की मुआशी तरक्की और आगे बढ़ने की लगन ने ऐसा इफ्तिखार बख्शा है कि वो लोग जो इनफरादी सतह पर कमज़ोर समझे जाते थे, आज पूरे कद से खड़ा होना सीख रहे हैं। इन दोनों मुल्कों के मुकाबले में अपने पाकिस्तान को देखा जाए तो हम बज़ुबान हाल ज़वाल की दास्तान है। ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जो तबाही का शिकार ना हो। तालीम बर्बाद, पेशा वराना अहलियत नाकाबिल ज़िक्र बल्कि अक्सर औक़ात काबिल नफ़रत, गवर्नेंस का निज़ाम नामौजूद, सियासत मुस्तक़बिल बीनी से तही, मईशत का आलम यह कि कारोबार दुश्वार तर और भीख और खैरात की तक़सीम अब वजीफ़ा मुमलिकत बन चुका है। उल्टे सीधे कवानीन से किताबें भरी पड़ी हैं मगर निफाज नाम को नहीं। वो नौजवान जो कौम का मुस्तक़बिल कहलाते हैं इतने इस्तराब और मायूसी का शिकार हैं कि मुल्क छोड़ना ही उनके लिए बड़ी बात है। बाहर जाकर कोई क्या करता है बेमानी सवाल बन चुका है। अलबत्ता लंदन, अमेरिका या किसी यूरोपीय मुल्क में रहना ही हुसूल मकसद समझा जाने लगा है। गोया अपने अहवाल के दुरुस्त होने की उम्मीद भी दम तोड़ती जा रही है कि लोग कुछ दुरुस्त करने की बजाय इस जंजाल से निकलने में ही खैरियत समझते हैं। मुल्क छोड़ जाने की ख्वाहिश सिर्फ आम आदमी तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मेरे मकान की तामीर की खबर जब एक आला ओहदे पर फाइज जानने वाले को मिली तो उन्होंने हैरान होकर मुझसे पूछा, आप ज़िंदगी भर की कमाई लगा कर मकान बना रहे हैं, क्या आपको पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पर भरोसा है? मैं आपकी जगह होता तो इस पैसे से फ़लाँ मुल्क में सेटल हो जाता। जब कोई मुल्क ज़वाल की तरफ सफ़र शुरू कर चुका हो तो सभी उम्मीदें बुलंद तरीन मनासिब पर फाइज अफराद से बंधना शुरू हो जाती हैं। आम आदमी किसी मुआवजे के इंतज़ार में रहता है कि शायद कोई ऐसा साहिब कमाल बरसरे इक़्तिदार आ जाए जो मुल्क को सीधे रास्ते पर डाल सके। पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ के बड़े आदमी भी इतने बड़े नहीं कि इतना बड़ा काम कर सकें। हमारे मुल्क की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर इतने छोटे लोग बैठे हैं कि उनसे किसी दूरबीनी की तवक्को ही अब्स है। मुल्कों में इदारे बिलखुसूस फ़ौज और अदलिया रस्मी या गैर रस्मी तौर पर मुल्की निज़ाम में तब्दीलियों का बाइस बनते रहते हैं। फ़ौज अपनी तहक़ीक़ व तफ्तीश से टेक्नोलॉजी के मैदान में मुल्क को आगे ले जाने में मदद करती है और अदलिया समाजी, सियासी और कानूनी निज़ाम को वक्त से हम आहंग करती चली जाती है। फ़ौज, टेक्नोलॉजी और मुल्की तरक्की के इम्तज़ाज की मौजूदा दुनिया में अहम तरीन मिसाल अमरीका है। अमरीकी फ़ौज की सरपरस्ती में होने वाली तहक़ीक़ के नताइज ने गुज़श्ता एक सदी से अमरीका को दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बना दिया है। इसी तरह अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर लचकदार आइन के होते हुए भी निज़ाम की इतनी खामियां दूर कर दी हैं कि आज दुनिया की सबसे ज़्यादा मौसर हुकूमत भी अमरीका में ही है, जिसका हुक्म खला में काम करते किसी मरकज़ से लेकर रियासत अलास्का में बर्फ़ से ढके हुए मकाम तक यकसा क़ुव्वत के साथ नाफिज हो जाता है। बरतानिया की तरक्की भी इन्हीं दो अनासिर से हुई और हमारे बराबर में भारत में भी यही दो इदारे कमतर दर्जे और सुस्त रफ्तार से इसी पटड़ी पर चढ़ चुके हैं। इन मिसालों के कुल्लियतन बरअक्स पाकिस्तान की फ़ौज और अदलिया सियासी उलझनों का शिकार होकर ऐसे मकाम तक पहुँच चुके हैं जहाँ यकसुई बची है न यकजहती। अदलिया तो बिलखुसूस तकसीम दर तकसीम से गुजर कर मुल्क के कमज़ोर तरीन इदारे में ढलती हुई दिखाई दे रही है।
منصفوں کی باہمی مناقشت نے پورے ملک کے نظام کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب کوئی امید باندھنا بھی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر ملک اپنی سمت درست کیسے کرے گا؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ اب پاکستان کے سوچنے والے لوگوں کو بات کرنا ہوگی۔ ڈیجیٹل میڈیا نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ عام لوگ جو اپنے ملک کی حالت سے پریشان ہیں آپس میں بات کر کے مسائل کا تعین کریں اور اس کے ساتھ ان کا حل بھی پیش کریں۔ یہ کام کسی نہ کسی درجے میں ہو بھی رہا ہے۔ نجی مجالس میں، ڈیجیٹل میڈیا کے بعض پلیٹ فارمز پر یا انفرادی سطح پر کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو مسائل کی تشخیص اور ان کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کی کوششیں اسی صورت میں کارآمد ہو سکتی ہیں جب کسی مرتب شکل میں سامنے آئے۔ مستقبل کے عنوان سے یہ کاوش دراصل مرتب انداز میں سوچنے، سمجھنے اور حل تجویز کرنے کے لیے ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کا بنیادی مسئلہ تو نالائقی ہے، مگر اپنے مسائل کو اگر عمومی نظر سے دیکھا جائے تو انہیں 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اول سیاسی، دوئم انتظامی، سوئم قانونی اور عدالتی، چہارم تعلیمی اور پنجم معاشی۔ ان 5 قسم کے مسائل کی موجودگی پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے، لیکن جب بھی ان کے حل کی بات ہوتی ہے تو وہ عام طور پر علمی نوعیت کی رہتی ہے۔ عملی اقدامات پر ہونے والی گفتگو بہت ہی کم ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماہرین تو کسی ایک مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں لیکن عوامی سطح پر حل قبول نہیں کیا جاتا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے عوامی خیالات کو بنیادی عامل سمجھتے ہیں۔ ماہرین نظام، متاثرین نظام، خواص اور عوام سے پوچھ کر مسائل اور حل کے بارے میں جو کچھ میں نے اخذ کیا ہے، کوشش کر کے میں اسے مرتب شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو کچھ اس بابت عرض کیا جائے گا یہ سب غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی۔ یہ قابل عمل بھی ہو سکتا ہے اور دیوانے کا خواب بھی کہلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال آئندہ میں کچھ گزارشات پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے پیش کروں گا۔ والسلام۔